कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के दिन खराब चल रहे हैं। संदेशरा घोटाले की जांच अब उन तक पहुंच चुकी है। ईडी की टीम बार बार उनसे पूछताछ कर रही है। लगता है पटेल ईडी से कुछ छिपा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रवर्तन निदेशालय को मजबूरन अहमद पटेल को परेशान करना पड़ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम उनके दिल्ली स्थित आवास पर एक बार फिर पूछताछ के लिए पहुंची है। इससे पहले भी ईडी ने पटेल से करीब 8 घंटे पूछताछ की। उस दौरान अहमद पटेल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा था कि मोदी और अमित शाह जी के मेहमान घर आए थे। हालांकि आज वही मेहमान दोबारा उनसे खातिरदारी कराने पहुंचे हैं। देखना होगा कि इस बार पटेल क्या कहते हैं। इससे पहले कई बार ईडी की टीम पटेल से घोटाले मामले को लेकर पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन वो कोरोना का बहाना बनाकर ईडी को चकमा दे रहे थे। अधिकारियों की माने तो पिछली पूछताछ के दौरान पटेल का बयान धन शोधन निरोधक कानून के तहत दर्ज किया गया है और ईडी इस बात की जांच कर रही है कि संदेशरा बंधुओं के साथ उनके कथित संबंध जांच के दायरे में हैं। वहीं ईडी ने दावा किया है कि संदेशरा भाइयों ने भारतीय बैंकों को नीरव मोदी के मुकाबले कहीं ज्यादा चूना लगाया है। सूत्रों की माने तो जांच में स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड, संदेशरा ग्रुप और इसके प्रमुख प्रमोटरों नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा और दीप्ति संदेशरा ने भारतीय बैंकों के साथ लगभग 14,500 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया, जबकि नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक को 11,400 करोड़ रुपए का झटका देने का आरोप है। अभी ईडी इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन अगर इस घोटाले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का नाम सामने आता है तो पटेल सिर्फ जेल जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके बाद खत्म ही हो जाएगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले राजनीतिक दांवपेच का दौर जारी है। कांग्रेस चीन और कोरोना पर राजनीति कर बीजेपी को घेरने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ ऐसा हथियार मिल गया है जिससे पूरी कांग्रेस पार्टी घिर गई है। दरअसल इन दिनों राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर कांग्रेस सवालों के घेरे में है। बीजेपी ने कांग्रेस पर चीन से फाउंडेशन के नाम पर डोनेशन लेने का बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है, जिसको लेकर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम कमलनाथ का पुतला दहन किया और पूर्व सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही बीजेपी ने ऐलान किया कि आने वाले उपचुनाव में वो राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले डोनेशन को मुद्दा बनाएगी और इसमें कमलनाथ की भूमिका को जनता के बीच लेकर जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने इस मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आरोप लगाया कि उन्होंने गांधी परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए वाणिज्य कर मंत्री रहते हुए चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन को गलत तरीके से डोनेशन दिलवाने का काम किया। वहीं आरजीएफ पर चौतरफा गिरने के बाद कांग्रेस अब इस मामले पर सफाई देती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने यह स्वीकार कर लिया है कि उसे चीन के दूतावास से फाउंडेशन के नाम पर डोनेशन मिले थे, लेकिन बीजेपी ने चीन के साथ तनाव के बीच आरजीएफ का मुद्दा उछालकर कांग्रेस की बोलती बंद कर दी है। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन ने जो कायराना हरकत की, उसका जवाब भारत ने देना शुरू कर दिया है। चीनियों को भूखे मारने का जुगाड़ आखिरकार पीएम मोदी ने कर ही दिया है। अरसे से मांग हो रही थी कि चीन के सामानों को भारत में बैन किया जाए, लेकिन अब पीएम मोदी ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। शुरुआत डिजिटल बैन से हुई है। भारत सरकार ने सोमवार को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए टिकटॉक, यूसी ब्राउजर समेत चीन के 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया। हालांकि इसके बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भारत सरकार का ये फैसला पसंद नहीं आ रहा है। उसके बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारी जमीन को वापस लो, जबकि आप चीन की ऐप्स प्रतिबंधित कर रहे हैं। सुरक्षा में जो गैप है उनको भरने की कोशिश करें। आप हमारे भरोसे को टूटने न दो। हमारे वीर जवानों ने चीनी सेना को वापस भेजकर उन्हें फिर से नया मानचित्र बनाने के लिए विवश किया है। हालांकि कांग्रेस का मोदी सरकार के फैसलों पर विरोध जताना कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही ऐसे फैसलों पर सवाल उठा रही है। दरअसल चीन के साथ जारी सीमा विवाद के लगभग 2 महीने बाद भारत सरकार ने ये कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने चीन के मोबाइल ऐप्स को देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते हुए बैन का ये निर्णय लिया है। भारत सरकार ने चीन के जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है उनमें टिकटॉक, कैम स्कैनर, यूसी न्यूज जैसे जाने माने ऐप्स शामिल हैं। इन ऐप्स के ब्लॉक होने का मतलब है कि अब भारतीय यूजर्स इन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में अब सब कुछ ठीक नहीं है। पहले कांग्रेस शिवसेना से नाराज थी, लेकिन अब गठबंधन में शामिल एनसीपी भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रवैये से खुश नहीं है। पिछले कई दिन से एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान कुछ और ही इशारा कर रहा है। पवार ने पहले प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नसीहत दी। उसके बाद जब चीन मुद्दे को लेकर राहुल गांधी बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला कर रहे थे, उस दौरान भी पवार ने राहुल गांधी को आईना दिखाया। शरद पवार का विपक्ष का साथ छोड़ मोदी के साथ खड़े होना राजनीतिक विश्लेषकों को अचरज में डाल रहा है। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी लोग ये सोचने लगे हैं कि कहीं शरद पवार का महाविकास अघाड़ी सरकार से मोह भंग तो नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में कहावत है कि शरद पवार की कही गई बात का सिर्फ उतना अर्थ नहीं होता जो दिखाई या सुनाई देता है। यही बात हाल में दिए गए उनके बयानों पर भी लागू होती है। महाराष्ट्र में उनकी पार्टी एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चला रही है। इसमें उनकी पार्टी नंबर 2 की स्थिति में है। हालांकि सरकार में सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय उनकी पार्टी के मंत्रियों के पास ही हैं। उन्हें महत्व भी पूरा मिल रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार चलाने के लिए मार्गदर्शन उन्हीं से लेते रहते हैं। लेकिन ये भी सही है कि महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति बेकाबू हो चुकी है। इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की ही होगी। इसीलिए संभव है कि आने वाले भविष्य में सरकार में शामिल तीनों दल इस असफलता का ठीकरा एक दूसरे पर ही फोड़ते नजर आए। पिछले दिनों इसकी एक छोटी बानगी देखी भी गई, जब कांग्रेस खुद को महत्व नहीं मिलने की शिकायत करती देखी गई और शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में उसे कुरकुर करने वाली पुरानी खटिया बता डाला। उससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि महाराष्ट्र सरकार में उनकी पार्टी निर्णायक भूमिका में है ही नहीं। भविष्य में तीनों दलों के हितों के टकराव इससे बदतर रूप भी ले सकते हैं। दूरदर्शी राजनेता शरद पवार संभवतः उन्हीं दिनों को देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र का राजनीतिक गणित फिलहाल ऐसा है कि बीजेपी किसी एक दल को साथ लिए बिना सरकार नहीं बना सकती। कांग्रेस के साथ वो जा नहीं सकती। शिवसेना के साथ रिश्ते इतने कड़वे हो चुके हैं कि उसके साथ सरकार चलाना नहीं बल्कि उसे सबक सिखाना ही बीजेपी का लक्ष्य रह गया है। बची एनसीपी न उसे किसी के साथ जाने में परहेज है, न उसे किसी को लेने में। 2014 में भी जब अचानक शिवसेना ने गठबंधन तोड़कर चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी पूर्ण बहुमत से पीछे रह गई तो एनसीपी ने ही उसका हाथ थामा था। 6 महीने पहले अजित पवार के देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ लेने से भी ये सिद्ध हो चुका है कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। 2 दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि बीजेपी के साथ आने का प्रस्ताव अकेले अजित पवार का नहीं बल्कि एनसीपी अध्यक्ष का भी था। एनसीपी को जब नंबर 2 की स्थिति में ही रहना है तो शिवसेना के साथ रहे या बीजेपी के साथ क्या फर्क पड़ता है। ऐसे में ये संभव है कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी कभी भी जा सकती है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक पवार ने मौसम का मिजाज भाप लिया है और जैसे अभी उनका झुकाव बीजेपी और मोदी के साथ दिख रहा है वो महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन भी करा सकते हैं। चालबाज चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप के बैन होते ही अब चीन की नींद उड़ गई है। चीन को अब अपने देश में बेरोजगारी का डर सताने लगा है। चीनी सरकार को अब इस बात की चिंता सताने लगी है कि अगर भारत ने और भी दूसरी चीजों को बंद कर दिया तो उनके देश में भुखमरी की समस्या हो जाएगी। भारत सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद चीन की सरकार की इस मामले पर प्रतिक्रिया आई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने कहा है कि चीन सरकार ने हमेशा चीन की बिजनेस कंपनियों को इंटरनेशनल और देश के कानून के तहत चलने के लिए कहा है। भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने दायित्व को समझते हुए चीन समेत बाकी इंटरनेशनल निवेश करने वालों के कानूनी हितों का ख्याल रखे। उधर भारत सरकार के बैन पर टिकटॉक की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। टिकटॉक ने दावा किया है कि उसने कभी भी भारतीय यूजर्स का डेटा चीन की सरकार के साथ शेयर नहीं किया है। टिकटॉक ने यह भी कहा कि वो जल्द ही इस मामले में भारत सरकार से बात करने की कोशिश करेगा। भारत सरकार के इस फैसले के बाद चीन के लोगों में भी इसका बड़ा असर हो रहा है। चीन के वेइबो सोशल मीडिया पर भारत की तरफ से लगाया गया बैन ट्रेंड कर रहा है। #Indians59 चाइनीज एप्स नाम से बना हैशटैग वेइबो पर कल से ही ट्रेंड कर रहा है। चीन के लोग सोशल मीडिया पर भारत के लिए गए फैसले से परेशान हैं। वहीं दुनिया के कई देशों में भारत के लिए गए फैसले की तारीफ हो रही है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों में चीन की कंपनी और चाइनीज ऐप पर भारत की तरह बैन लगाने की आवाज उठी है। हालांकि भारत की तरफ से चीन के लिए ये बस चेतावनी है। भारत अभी चीन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए इससे भी बड़ी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है और अगले कुछ दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। भारत चीन मामले में कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश में है, लेकिन उसको विपक्षी नेताओं का साथ नहीं मिल रहा है। पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ही कांग्रेस को हिदायत दे डाली और उन्होंने साफ कह दिया कि वो मोदी के साथ हैं। इसके बाद सोनिया गांधी को एक और झटका बीएसपी प्रमुख मायावती ने दिया है।
मायावती ने कांग्रेस पर तंज कसा, कहा है कि आपसी लड़ाई से सबसे ज्यादा नुकसान देश की जनता को हो रहा है और उनकी पार्टी चीन के मसले पर केंद्र और पीएम मोदी के साथ है। मायावती ने कहा कि चीन के मुद्दे को लेकर इस समय देश में कांग्रेस की तरफ से जो घिनौनी राजनीति की जा रही है वो वर्तमान में कतई उचित नहीं है। कांग्रेस और उनके नेताओं की बयानबाजी से सबसे ज्यादा नुकसान देश की जनता को हो रहा है। मायावती ने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा देश हित के मुद्दों पर केंद्र सरकार का साथ दिया है। चीन के मुद्दे पर बीएसपी बीजेपी के साथ खड़ी है। उन्होंने कांग्रेस को आगाह करते हुए कहा कि बीएसपी न तो कभी किसी पार्टी की प्रवक्ता रही है न भविष्य में रहेगी। वहीं केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि मेरा केंद्र सरकार को यही कहना है कि वो पेट्रोल और डीजल के दाम नियंत्रित करे। मायावती ने कहा, जमीनी स्तर से मिल रही रिपोर्ट के हिसाब से गरीब कल्याण योजनाओं की पब्लिसिटी तो बहुत हो रही है, पर इसका लाभ गरीब और जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। हर राज्य में योजनाओं का लाभ सत्ता पक्ष के लोगों को ही मिल रहा है। बीएसपी प्रमुख मायावती इससे पहले भी कांग्रेस को कोरोना मामले पर राजनीति करने के लिए जमकर सुनाया था। उस दौरान भी मायावती ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को आगाह किया था कि उनकी राजनीति यूपी में नहीं चलने वाली है और फिर एक बार फिर मायावती के निशाने पर कांग्रेस पार्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।